नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम 2010 का पेपर करने वाले हैं, लेकिन वो जून मंथ का है। पिछली बार जो हम लोगों ने किया था वो भी 2010 का था, लेकिन वो हमारा दिसंबर मंथ का था। हम डे बाय डे ऐसे ही पेपर करते जा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी को बेहतरीन तैयारी में कैसे तब्दील करना है वो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और वो तभी आपकी होगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से लगा लेंगे। जब बल्कि पूरे 2010 क्या 2011, 12, 13, 14 इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे। 2020 और 21 तक के सारे प्रश्न पत्र हम लोग कर लेंगे। तो चलिए बिना वक्त का ज़ाया किए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, एक बात और आपसे कहनी थी कि आप एक पेपर और एक कलम लेकर के बैठिए और आप भी साथ में वीडियो पॉज कर करके अपना उत्तर मन में या फिर एक कॉपी में लिखते चलिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न आपके सही नहीं हो रहे हैं। तो आपको अपनी तैयारी का ऐसे पता चलता रहेगा, तो आप ही के लिए वो अच्छा है कि हमें और कितनी गहनता से अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। इसमें सिंपल सी बात ये पूछी गई है कि जो अष्टछाप के कवि हैं तो उसमें से जो सबसे बड़े कवि थे, जो सबसे पहले कवि का नाम आता है वो कवि कौन से है। तो उसका नाम है कुंभन दास। आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक से ये बताया भी था अष्टछाप के कवियों में, वो था कस पी के गोचीचंद। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, आप उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिए। जैसे कस्पी के मतलब कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, और आपका गोची चा से हो जाएगा चतुर्भुज दास और ना से हो जाएगा नंददास। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको नहीं याद होता है तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है। ये सीरियल वाइज है। आपसे पूछ ले कि सबसे छोटे कौन है कीर्तनकर, तो आप बता देंगे नंददास जी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। जायसी कृत पद्मावत है पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है या फिर चंपू काव्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रूपक काव्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल जो पंक्ति है वो है और कोई नहीं, मीराबाई जी की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम सरतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। ये जो पंक्तियां कही गई हैं वो किसके द्वारा कही गई हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवदास। इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। जितनी भी पंक्तियां मैं करा रही हूँ वो पंक्तियां आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये PYQ का क्वेश्चन करा रही हूँ, ऊपर से ये आपकी पंक्ति है, तो इसको तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। बरवे रामायण किसकी रचना है। तो बरवे रामायण आपकी रचना है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी की। प्रश्न नंबर 6। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो जो भरत मुनि का जो रस सूत्र है, विभावानुभाव संयोगाद रस निष्पत्ति वाला, तो उसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, और इसी के कारण इनको आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। इसमें विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है, लेकिन जो कमी है वो है स्थायी भाव की। और स्थायी भाव सबसे किसी भी मनुष्य के शरीर में पुष्ट होते हैं पहले से ही। प्रश्न नंबर 7। साधारणीकरण संकल्पना में के उद्गाता कौन है। मतलब जो इसको साधारणीकरण का जो कॉन्सेप्ट है उसको देने वाले सबसे पहले आचार्य का नाम बताना है आपको। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भट्टनायक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। शब्द के द्व्यर्थी योजना में से कौन सा अलंकार होता है जो दो अर्थ देता है। दो अर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसके जो आचार्य संस्थापक है उनका नाम क्या है। मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। उड़िया, बंगला, असमिया या फिर कन्नड़। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्नड़। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये
कोई भी हिंदी के पेपर हम पूछ सकते हैं और आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में व्याकरण के प्रश्न 1 या 2 बनते हैं, लेकिन बनते ज़रूर हैं। तो ये एक तरीके से आपका व्याकरण का प्रश्न ही कहा जाएगा। है ये यूनिट 1 का प्रश्न, लेकिन इसको बोली से आ गया है, तो ये आपका कोई भी आपका सुपर टेट का पेपर हो, आपका हिंदी का कोई भी पेपर हो, टीजीटी पीजीटी का पेपर हो, उसमें भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, काशिका भाषा किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बनारस को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक जो हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। अब इसको आपको याद कर लेना है। आप जैसे भी मैंने आपको बताया कि आप रिलेट करके पढ़िए। मैंने इसको कैसे याद किया है? मैंने हिंदी प्रदीप का लास्ट में प्रदीप शब्द उठा लिया और इनका बालकृष्ण भट्ट का भट्ट, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट है, बाल मुकुंद गुप्त हैं, तो कैसे आप याद करेंगे? तो मैंने एक नाम दे दिया किसी आदमी का, प्रदीप भट्ट करके, तो मुझे ये रचना याद हो गई। इसका मैंने प्रदीप ले लिया और इसका मैंने भट्ट ले लिया। तो मैं जैसे ही देखती हूँ, अगर मान लीजिए इसमें अगर बाल मुकुंद गुप्त भी लिखा होता है, फिर कुछ और भी लिखा होता, तो मैं कंफ्यूज हो जाती, लेकिन भट्ट है तो मैंने प्रदीप भट्ट करके इसको याद कर लिया है। तो आप भी अपनी शॉर्ट ट्रिक खुद ही से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी तभी आप शॉर्ट ट्रिक्स याद कर पाएंगे। कोई भी आप रिलेशन ढूंढ लीजिए अपने पास पड़ोस का, अपने मोहल्ले का। हो सकता है किसी का नाम, जैसे मैंने याद किया काव्या आदर्श, तो वो किसकी रचना है? मैंने याद किया वो दंडी जी की रचना है, तो मैंने उसको रिलेट करके पढ़ा है। कुछ भी आप, क्योंकि देखिए कुछ जो अटपटी चीज़ें हैं वो जल्दी याद हो जाती हैं, सीधा सीधा याद करेंगे तो आपको हो सकता है याद ना हो। तो इस तरीके से आप याद करिए निश्चित ही, क्योंकि साहित्य है, जब तक आप स्टैटिक पोर्शन अपने स्मृति पटल पर नहीं रख लेते हैं तब तक आपको ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। इसलिए ये पेपर 40% कम से कम आपके स्मृति पटल पर होगा, तभी आप अपना पेपर क्लियर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तोड़ने होंगे मठ और गढ़, ये सब किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है आपके मुक्तिबोध की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो जो आवारा मसीहा है वो आपको पता होगा, ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। और किसके जीवन पर आधारित है ये भी आपको पता होगा। अगर पता है तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। तो जो पशु पक्षियों पर आधारित इनका जो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का, उसका नाम क्या है? तो पथ के साथी है, मेरा परिवार है, स्मृति की रेखाएं, या फिर अतीत के चलचित्र। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा परिवार। प्रश्न नंबर 15। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति जो है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी का रस मीमांसा। प्रश्न नंबर 16। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद, रांगे राघव, ईलाचंद जोशी, या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ईलाचंद जोशी। न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र हैं? अनामदास का पोथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा रचित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। प्रश्न नंबर 18। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। ऑप्शन नंबर बी। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय जो विधा है इसकी वो है निबंध। और ये ठेले पर हिमालय किसने लिखा है, ये आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। अगर उत्तर पता है तो इसको भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको अगर याद है आप उसको लिखेंगे तो वो परमानेंट मेमोरी में आपकी चली जाएगी, तो कभी भी जीवन में आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो वंदे वाणी विनायको निबंध के जो संकलन करता है उनका नाम है विद्यानिवास मिश्र। माफ़ कीजिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आप बोलेंगे गोदान तो एकदम लास्ट में आया, तो 1936 में आया था, तो इसको पहले कैसे कर दिया? क्योंकि आप और कोई सीरियल देखेंगे तो वो सब गलत क्रम में लिखे हैं, लेकिन ये आपका घटते मतलब जो आपका लास्ट में आया, पहले गोदान, फिर कर्मभूमि आया, उसके बाद रंगभूमि आया, उसके बाद में सेवा सदन आया। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। कालखंड की दृष्टि से कहानियों को सही अनुक्रम लिखिए। तो कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है ऑप्शन नंबर बी, रानी केतकी की कहानी, उसने कहा था, शरणागत और तिरिच। फिर प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आज जो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अंधा युग, शारदीय, कोर्ट मार्शल और मादा कैक्टस। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम हो जाएगा सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर और हिंदी साहित्य। ये सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, अमिट रेखाएं, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं। प्रश्न नंबर 26, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो पत्रिका से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदादर्श, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और भारतेंदु। ये इसका सही अनुक्रम है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है, और निराला की जी की रचनाओं का जो सही अनुक्रम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनामिका, परिमल और गीतिका, उसके बाद में कुकुरमुत्ता। अनामिका अप गीतु करके इसको आप याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। अप गीतु अनामिका, प से परिमल, गी से गीतिका और ता से तुलसीदास, और कुकुरमुत्ता इनकी 1942 की कृति है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है। अब कामायनी में कितने सर्ग हैं, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। 15 सर्ग हैं कामायनी में, और इसको आप पूरा याद कर लीजिए। हम लोगों ने याद भी किया था, और इसको क्योंकि कभी कभी आपको अनुक्रम में लगाने को आ जाएगा, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आ जाए, या फिर हो सकता है आपको एक जो सर्ग है वो किसी दूसरे पोयम का सर्ग दे दे और आपको बताना हो कि इसमें से कौन सा कामायनी का सर्ग नहीं है। तो कैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपको ये करना है कि आपको बिल्कुल कंठस्थ करना है कि 15 के 15 सर्ग आपको याद करने हैं। तो जो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंता, आशा, श्रद्धा और काम। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम आपको लिखना है। तो रचना काल के अनुसार जो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा इसका प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, पटकथा और कन्हार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। आचार्यों और उनके सिद्धांतों के साथ उसका सुमेलित करना है आपको। तो चलिए पहले सुमेलित कर लेते हैं इसको। सबसे पहले जो इसका आंसर हो जाएगा वो मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। सुमेलित करते हैं। भट्ट लूलट का है उत्पत्तिवाद, शंकुक का है अनुमतिवाद, भट्ट नायक का है मुक्तिवाद या भुक्तिवादी इसको कहते हैं, और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित ग्रंथकार और उनके ग्रंथों को सुमेलित करना है। इधर ग्रंथकार दिए गए हैं, इनके ग्रंथों का नाम है इलियट, वर्ड्सवर्थ, लोंगिनुस और अरस्तु, और उनके ग्रंथों का नाम है पेरिप्सस, पेरिपोएटिकेस, लिरिकल बैलेड्स, रिपब्लिक और द वेस्टलैंड। तो इसका सही पहले उत्तर हम देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलियट की जो रचना है वो हो जाएगी आपकी द वेस्टलैंड, वर्ड्सवर्थ की रचना है आपके लिरिकल बैलेड्स, लोंगिनुस की रचना है ऑप्शन नंबर 1 पेरिप्सस, और अरस्तु की रचना है पेरिपोएटिकेस, ऑप्शन नंबर 2। एक बार इसका क्वेश्चन ये आया था पेरिपोएटिकेस में कितने अध्याय हैं, तो इसमें 26 अध्याय हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलित करना है। अज्ञेय, किशन पटनायक, केदारनाथ सिंह और अनामिका। विकल्पहीन नहीं है ये दुनिया, स्त्रीत्व का मानचित्र, शब्द और मनुष्य, संवत्सर, कब्रिस्तान में पंचायत। तो आपको सुमेलित करना है इसका सही आंसर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। मिलान कर लेते हैं। अज्ञेय का हो जाएगा मिलान में संवत्सर, फिर किशन पटनायक का है विकल्पहीन नहीं है दुनिया, फिर आपका केदारनाथ सिंह का है कब्रिस्तान में पंचायत, और अनामिका का है स्त्रीत्व का मानचित्र। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेकंड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। कवियों को उनकी कृतियों के साथ में सुमेलित करना है। केदारनाथ सिंह, ज्ञानेंद्रपति, भारत भूषण अग्रवाल और कुंवर नारायण। अग्निलीक, आत्मजयी, निर्वाचित कविताएं, अकाल में सारस और संशयात्मा। तो इसको मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस, ज्ञानेंद्रपति की है ऑप्शन नंबर 5 संशयात्मा,
भारत भूषण की है अग्निलीक और कुंवर नारायण की है आत्मजयी। इसका सही क्रम हो जाएगा, इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, 5th, 1st एंड 2nd। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ में सम्मिलित करना है। अखिलेश, नमिता सिंह, राजेंद्र कुमार, प्रभाकर क्षेत्रीय। और पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं इधर, पूर्वाग्रह, वर्तमान साहित्य, तद्भव, बहुवचन और समयांतर। तो इसको चलिए पहले मिलान कर लेते हैं। अखिलेश की पत्रिका का नाम है तद्भव, नमिता सिंह की पत्रिका का नाम है वर्तमान साहित्य, राजेंद्र कुमार की पत्रिका का नाम है समयांतर और प्रभाकर क्षेत्रीय की पत्रिका का नाम है पूर्वाग्रह। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अखिलेश, तद्भव, नमिता सिंह वर्तमान साहित्य, राजेंद्र कुमार का है बहुवचन, राजेंद्र कुमार की पत्रिका है बहुवचन और प्रभाकर क्षेत्रीय की रचना है पूर्वाग्रह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। कहानी और कहानीकारों का सम्मिलित करना है। सदगति, बिसाती, दो बाके और पाजेब। तो देखिए कभी कभी आपका एक ऑप्शन से भी मिल जाता है, आपको अगर किसी का भी नहीं पता लेकिन एक आपको पता है तो ये मैच द फॉलोइंग की एक खासियत होती है कि अगर आपको एक पता है और ऑप्शन में भी अगर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे। जैसे आपको पता है, बाकी मान लीजिए नहीं पता, मुझे सदगति का नहीं पता, बिसाती का नहीं पता, दो बाकी कौन है इसके कहानीकार नहीं पता, लेकिन पाजेब रचना का है। क्यों? क्योंकि हमारे एमए में पढ़ाई जा चुकी है, फिर बीए में पढ़ाई जा चुकी है। तो फिर पाजेब की रचना के जो कहानीकार हैं वो हो जाएंगे जैनेंद्र। तो देखिए डी का सेकंड किस में मिल रहा है, तो डी का सेकंड ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में, और कहीं सेकंड दिया भी नहीं हुआ है। आप अगर देखें तो कहीं और ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो इस तरह से भी आप ऑप्शन सही कर सकते हैं। मिलान कर लेते हैं। सदगति प्रेमचंद की रचना है, बिसाती प्रसाद जयशंकर प्रसाद की रचना है और दो बाके भगवती चरण वर्मा की है और पाजेब आपके जैनेंद्र की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd, 1st, 5th एंड 2nd, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलित करना है। शेष महेश गणेश दिनेश, मन लेत पै देत छटाक नहीं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। इधर इनके कवियों के नाम दिए गए हैं, सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, रसखान और केशवदास। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मिलान कर लेते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है। शेष महेश गणेश दिनेश ये है आपके रसखान की। फिर मन लेत पे छटाक नहीं, देत छटाक नहीं, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर इसका घनानंद का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास। और गिरा अनयन नयन बिनु बानी, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास। तो 4th, 3rd, 1st एंड 2nd इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। रचना के आधार पर उसकी विधा को सम्मिलित करना है। विधाओं से भी आजकल प्रश्न बन रहे हैं कि उसकी विधा पूछ लेते हैं कि इसकी विधा क्या है। तो आपको कोई भी रचना अगर पढ़ रहे हैं तो उसके कहानीकार और वो कौन सी विधा के अंतर्गत सम्मिलित होती है ये आपको जरूर याद कर लेना है। शब्द और मनुष्य, काशी का 80, ईला और पैरों में पंख बांधकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। शब्द और मनुष्य ऑप्शन नंबर 4 आलोचना, काशी का 80 उपन्यास है ये, इला जो है वो आपका नाटक है और पैरों में पंख बांधकर ये आपका निर्मल वर्मा जी का यात्रा वृतांत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4th, 3rd, 1st एंड 2nd। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ में सुमेलित करना है। रंगभूमि, झूठा सच, त्यागपत्र और अंधेरे बंद कमरे। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। रंगभूमि की हो जाएंगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रंगभूमि का हो जाएगा आपका तारा, माफ़ कीजिएगा ये इसका सी ऑप्शन इसका सही होगा। रंगभूमि की हो जाएंगी सोफिया, झूठा सच की हो जाएंगी तारा, त्यागपत्र की हो जाएंगी मृणाल और अंधेरे बंद कमरे की हो जाएंगी नीलिमा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, 4, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। पात्रों को उनके नाटकों के साथ में सम्मिलित करना है। देवसेना, विशु, गांधारी और सावित्री। तो चलिए मिलान कर लेते हैं।
देवसेना स्कंदगुप्त, विषु कोणार्क, गांधारी अंधा युग और सावित्री आधे अधूरे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्ड, फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेकंड। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। 10 प्रश्न और बचे हैं। स्थापना असर्शन दिया गया है। सही शब्द वे ही हैं जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करें। तर्क दिया गया है, अंतराल के उस मौन द्वारा भी अर्थवत्ता का पूरा ऐश्वर्य संप्रेषित कर सकते हैं। तो इसको आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए तर्क भी सही और स्थापना भी सही, ए सही और आर सही, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 41, स्थापना है, भरत मुनि ने अद्भुत को दिव्य तथा आनंदज बताया है। तर्क दिया है, उनकी दृष्टि अलंकारों तक गई थी। तो उनकी दृष्टि अलंकारों तक गई थी, आप इस तरह से आप इसको रॉन्ग कर सकते हैं। और स्थापना दिया है, भरत मुनि ने अद्भुत को दिव्य तथा आनंदज बताया था, तो ये सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आर गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। असर्शन है, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है और रीज़न दिया गया है, इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जा सकता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 43, कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि में विश्व भावमय है, ये स्थापना दी गई है। तर्क दिया गया है, इसी कारण जीवन की ठोस वास्तविकताओं से पलायन की वृत्ति पनपी है। तो इसका सही उत्तर है ए सही आर गलत। प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। प्रेम जब व्यष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक बनता है। तर्क दिया गया, क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक होता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही और आर गलत। प्रश्न नंबर 45, स्थापना है, काव्य का सत्य असाधारण होता है। तर्क दिया गया है, क्योंकि वह सामान्य सत्य से मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए सही आर गलत। अभी आपका गद्यांश आ गया है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसके 5 आपके प्रश्न समझ लीजिए मुफ्त के नंबर। अगर आपने अच्छे से गद्यांश पढ़ लिया है तो आपका ये गद्यांश गलत नहीं होने वाला, क्योंकि आसान प्रश्न होते हैं। होता क्या है, समय की कमी होती है, इसके कारण आप हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 5 प्रश्न अर्थात 10 नंबर ये फ्री के हैं। इधर पेपर 2 में और उधर पेपर फर्स्ट में 2 गद्यांश होते हैं। तो चाहे तो आप 5-5 10 क्वेश्चन आप ऐसे ही, मतलब आपके पूरे 20 नंबर पेपर 1 से और 10 नंबर आपके पेपर 2 से सही हो सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न का 2 नंबर आपको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गद्यांश है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर की सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके, और अकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। बहुत ही छोटा सा इसका गद्यांश है। इसका प्रश्न है, कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है। तो वे वाणी के महापंडित थे, वे वाणी के धनी थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो कबीर वाणी के लोकनायक थे। अगर आप देखिए, हम लोग को हिंदी साहित्य में पढ़ाया भी जा चुका है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। ये किसने कहा है ये भी पढ़ाया जा चुका है। अगर आप गद्यांश नहीं भी पढ़ते तो भी आपको एक तरीके से अंदाजन सही हो जाता है। लेकिन गद्यांश पढ़ना, मैं ये नहीं कह रही कि गद्यांश नहीं पढ़ना है। कभी कभी प्रश्न आपके हो सकता है गद्यांश दिया हो, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आपके व्याकरण से पूछ लेते हैं। तो व्याकरण से पूछना ही है जब प्रश्न, तो गद्यांश हम क्यों पढ़ें। ऐसे बहुत से पेपरों में आजकल हो रहा है। तो पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद गद्यांश पढ़िए, ये मेरी राय है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप प्रश्न पहले पढ़ लेंगे उसके बाद आप गद्यांश पढ़ेंगे तो प्रश्न कहीं ना कहीं आपके मन में रहेंगे कि गद्यांश को सॉल्व कितनी जल्दी करना है और कितनी सुस्पष्टता से करना है। प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था। भाषा का परिष्कृत रूप सामने आता है। भाषा लाचार सी नजर आती है। भाषा पर उनका नियंत्रण नहीं है, या फिर भाषा में बिखराव दृष्टिगत होता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भाषा में लाचारी सी नजर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 का। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है कि वह आशय को व्यक्त ना कर सके, कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कर सके, कि वह कबीर के काव्यानुरूप को प्रयुक्त ना हो, या फिर कि वह सहज सरल और सरस बन सके। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
ये आपके गद्यांश में दिया भी गया है, पूरी पूरी लाइन दी गई है कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सके। प्रश्न नंबर 49, कबीर की भाषा में ताकत कैसी थी? असत्य को सत्य सिद्ध कर दे, अकह कहानी को मनोग्राही बना दे, दुरूह दर्शन को भी स्पष्ट कर दे, या फिर सहज को भी असहज बना दे। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकह कहानी को मनोग्राही बना दे। ये आपका पूरा पूरा गद्यांश से ही आया है, तो इसमें आप बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। आपको गद्यांश पढ़ना ही है, तभी आप इसका, क्योंकि इसमें तो सारे ही प्रश्न आपके एक तरीके से कबीर के बारे में सही दिए हुए हैं, लेकिन गद्यांश में क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर लगाना है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, कबीर ने बात को किस रूप से प्रकट करना चाहा है? उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है, उसी रूप में भाषा में से प्रकट नहीं कर सकते थे, परोक्ष रूप में व्यक्त कर देते थे, या फिर अधिक दुरूह बना देते थे? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम मेहनत करते चले जाएंगे और बने रहिए आप हिंदी ओशन के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और एक और चीज़, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, भले ही आपके 10, 20, 25, 30, 40, 50 जितने भी आपके प्रश्न सही हुए हैं वो आप ज़रूर ईमानदारी से अपना मूल्यांकन कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।